बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान। सर आप खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गए और मैंने आज ज़रूरी ये समझा कि इस्लामाबाद की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रौनक खैर लाहौर में लगी हुई है, लेकिन शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है ये आपसे हम जानें। दो चीज़ें हुई हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर ये जो मुज़ाकरात वाला चैप्टर था, ये आज दोबारा खुल गया है और क्लेम ये किया जा रहा है कि हुकूमत महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात वाला चैप्टर और ये जो विंडो है इसे ओपन रखेगी और यही कहा जा रहा है। अच्छा, आज हमने जब एहसन इकबाल की तकरीरें सुने हैं या फिर जो कुछ इमरान खान के साथ जेल में हो रहा है, वो तो सर एक डिफरेंट पिक्चर हमें बता रहा है। आप डंबल्स नहीं देते, आप गटर का ढक्कन खोल दें, आप अब अज़ियत आप वैसे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा चलो जाते-जाते अज़ियत तो हम दें ना, ताकि रगड़ा तो लगे। तो माहौल लगता है आपको कि कहीं मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि 9 जो मई का जो मामला है और जो खान साहब की तरफ से 3 बातें कही गई, 9 मई जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ, मैंडेट वापस करो और फिर हमारे लोगों को रिहा करो। रिहाई वाला काम तो हो सकता है, लेकिन ये 2 मामला तो असल में इसके स्टेक होल्डर्स रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। तो ये कैसे सर मुज़ाकरात होंगे? वो देखिए इरफान, मौजूदा हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रावलपिंडी में बैठे हुए जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको बहरहाल लगता है कि हर तरफ से उनको मुतालबात भी हो रहे हैं, ख्वाहिश का भी इजहार है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता निकालें। अब जाहिर है, एक स्मोक स्क्रीन तो हुक्मरानों ने पैदा करनी होती है, यानी एक कवर पैदा करना होता है कि जी नहीं, हमने तो डंडा दिया हुआ है, सख्ती की हुई है, मुज़ाकरात वगैरह कोई नहीं है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, चंद कुछ अरसे से मामलात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, खुफिया पैगामात भी हो रहे हैं, तो अब शायद उनको फिर रास्ता वही नज़र आ गया कि वो साहब यानी महमूद खान अचकज़ई, जो कि उठते बैठते फौज के एडवेंचर्स के खिलाफ काफ़ी बात करते रहते हैं, अगर उन्हीं को अब एक अलहकार या जरिया बनाया जा रहा है, तो उससे फिर ये जाहिर होता है कि किसी न किसी महल में, किसी बड़े दफ्तर में फ्रस्ट्रेशन बहुत है और बड़ी बेचैनी है कि किसी ने के मुज़ाकरात के लिए कम से कम राह हमवार की जाए। आमादा करना तो बात की बात है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद मुस्तकबिल करीब में कुछ ना कुछ हवा तब्दील हो। हम देख रहे हैं कि कुछ बेल्स भी हो गई हैं, जमानतें भी हो गई हैं, जैसे आली हमजा पहले आ गई थी, फिर सनम जावेद भी आ गई थी, जो इतने मतलब बेगुनाह उन लोगों को पकड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि एक तरफ प्रेशर रखें नहीं, वो साथ साथ। तो सर जो अदलिया का महाज है वहां पे अगर आप देखें तो पता ही चलता है कि ये किसी के कहने से नहीं हुआ। ये अदलिया में इटसेल्फ, जब प्रोसिक्यूशन कुछ पेश नहीं करेगी और अदलिया कहेगी कि लाओ यार हम सजा दे देते हैं, लेकिन कुछ हो तो सही, तो मेरा ख्याल है कि वहां पे आपको नहीं लगता कि दैट इज द रीजन। और ये कहें कि हवाएं थोड़ी सी जरा स्लो हो गई हैं, तेज हवाएं चलना बंद हो गई हैं। नहीं, देखिए, अदलिया के कुछ जज है, उन्होंने यकीनन अपना उसमें किरदार अदा किया है, और हम इस पे पहले बात भी करते रहे हैं कि फरवरी के इंतखाबात ने पाकिस्तान में एक नई सूरत हाल को जन्म दिया है, और उस सूरत हाल से फरार उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है जिन्हें फार्म 47 की पैदावार कहा जा रहा है। और उसी वजह से, उसी इन्फ्लुएंस के तहत, उसी असर के तहत हमारी अदलिया के बहुत सारे जज, उन्होंने बड़े दिलेराना फैसले भी दिए हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग इक़्तिदार में होते, जिनके पास असल इख्तियार होता है, वो अगर एक केस में बेल, दो केसों में जमानत मिल भी जाए अदालत की तरफ से, तीसरा केस भी तैयार रहता है। यानी आपने माजी में देखा कि चौधरी परवेज इलाही के साथ क्या हुआ। 10-11 मरतबा अली मोहम्मद खान को, मैं ख्याल है 10 दफ़ा ऐसा जमानत ही हुई, हो। फिर उनको पकड़ लिया। तो मेरा अपना ये शाह महमूद कुरैशी के साथ ये हुआ, शहरियार अफरीदी के साथ ये हुआ, सनम जावेद के साथ ये हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ। आप सर ठीक कह रहे हैं। मेरा एक इस पूरे सिनेरियो को हम एक और एंगल से देख लेते हैं।
ये दो लोग, महमूद खान अचकजई एंड फजल रहमान सर, ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं और दोनों पे कोई हाथ नहीं डालता। महमूद खान अचकजई के कार्रवाई की गई थी उनके घर पे और किसी जगह पे प्लॉट का मामला, और लोकल इंतजामिया पहुंच गई थी। इन दोनों ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। आपको लगता है ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अचकजई, बिकॉज ऑब्वियसली ही कैन स्पीक राइट फ्रॉम द फ्रंट और वो बात करते हैं, और फिर फजल रहमान का जो प्रेशर ग्रुप वाला एक अगर कहा जाए कि जो उनका एक उनकी अपीयरेंस है उसे भी हुकूमत इस्तेमाल करना चाहती है, ये एक बैकअप प्लान है हुकूमत का कि कल को अगर हमें वहां से डंडे पड़ेंगे तो महमूद खान अचकजई के जरिए हम कोई रास्ता खोल सकते हैं खान साहब से बात करने का, और फिर आपके फजल रहमान तो है ही है, जिस तरह एहसन इकबाल ने कह दिया कि हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे अगर फजल रहमान जो है हमारे साथ आकर बैठ जाएं। देखिए, मजबूत तो बड़ी एक रिलेटिव सी इस्तिलाह है। यानी एहसन इकबाल ख़ुद को किस अंदाज में, किस कैपेसिटी में वो ख़ुद को मजबूत कहते हैं। यानी मुल्क कितने शदीद बहरानों का शिकार है इस वक्त, और आई डोंट नो कि मज़ीद मजबूत से उनकी क्या मुराद है। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान हालिया महीनों में जिस कदर आगे जा चुके हैं और जिस अंदाज में उनकी पार्टी को मार पड़ी है डेरा इस्माइल खान में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये तो खुद हुए भी मुंतखब हैं बलूचिस्तान से, तो जिस अंदाज में इस वक्त अवामी रायामा जो रायामा बनी हुई है, उससे मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा फजल रहमान के लिए हुकूमत की बात मानना या ऐसा काम करना जिससे उन जो हालात का पलड़ा है वो मौजूदा हुकूमत के हक में चला जाए। तो दोनों तरीकों से, चाहे महमूद खान अचकजई हैं चाहे मौलाना फजल रहमान, अगरचे मौलाना फजल रहमान पे मैं एतबार नहीं करता, एन मुमकिन है कोई भी नहीं कि वो करता। उनके वालिद मोहतरम भी नहीं करते थे। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि उनके बारे में वो उन पे कोई भी तबार नहीं करता। मेरे सर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फजल रहमान, आपको लगता है कि उन्होंने इमरान खान से बहुत कुछ सीख लिया है, और वो किस तरह सीखा कि एक बंदा जेल से नहीं निकला, जेल से निकलकर आप भगोड़े तो बन सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते। लीडर आपको बनने के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा असूली मौकिफ के लिए, और कौम इसलिए इमरान खान के साथ खड़ी है जो कुछ हुआ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्यूशन उन्होंने छुप के ले ली है इमरान खान से, और वो सीख गए हैं कि अगर हमने अपने असूल मौकिफ से पीछे हटे तो जो तूफान और जिस तरह से लोगों की मकबूलियत इमरान खान और ये सब चीजें हैं यार, हम तो इससे चले जाएंगे। और आपको पता है कि थोड़ा सा जो इन्हें प्रोटोकॉल आजकल तहरीक इंसाफ की तरफ से मिल रहा है, ये खान साहब के उस जुमले की वजह से कि जाओ जाकर बात करो और हम लोग हर उससे बात करेंगे और कमेटियां मिली, अगर ये पीछे हट गए तो ये प्रोटोकॉल आपको लगता है कि छिन जाएगा इनसे? जाहिर है जो लोग उनको साथ में लाना चाहते हैं, प्रोटोकॉल तो उन्हीं के मरहून मिन्नत है। लेकिन फजल रहमान को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त फ़िज़ा, तमाम आसार जो हैं वो इमरान खान की तरफ है, हवाओं का रुख उनकी तरफ है। और इन हालात में अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसको इंटरप्रेट किया गया कि ये तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के या पीडीएम के कहने पे कर दिया है उन्हें बचाने के लिए, तो मेरे ख्याल उनकी जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता इतनी आसानी से होने वाला। दूसरा, फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ काजी फैजीसा चीफ जस्टिस हमारे बहुत बेवकत हो गए हैं, उनकी बहुत बेइज्जती हुई है, कॉर्नर हो गए हैं। ख़ासतौर पे जो वो मुबारक सानी केस था उसमें जिस तरह उन्होंने स्टेप बैक करना पड़ा, उसके साथ साथ उनके पसरौ यानी जो मुमकिन तौर पे चीफ जस्टिस हो सकते हैं मंसूर अली शाह, वो बड़ी बबांग दोहल जो बातें कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि गालिब अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के जजों की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो अब उनके जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, वो अब मिलने लगे हैं। क्योंकि जो सलूक काजी फायजीसा साहब के साथ किया गया है, और अब तो मेरा ख्याल है कि उनके पाकिस्तान में रहने के बहुत कम इम्कानात रह गए हैं, तो वो चाहेंगे कि वो भी कि कोई ऐसा काम कर जाएं कि जिनका उनके किए हुए गुनाहों का कुछ मदावा हो सके। तो इतनी आसानी से अगर फजल रहमान इनके साथ मिल भी जाते हैं ना, तो वो बार बार, सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजों ने ये कहा है कि जो भी अगर फैसला होगा तो वो फिर मौजूदा सेटअप के लिए नहीं होगा, बल्कि जो जितने भी मौजूदा जज हैं इनकी मायात ख़त्म होगी, उसके बाद ही
नई लेजिस्लेशन पे जिसके तहत ये जजों की उम्र भी बढ़ाना चाहते हैं, जजों की तादाद भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपने कुछ मकासद हासिल कर सकें। देखना होगा कि फजल रहमान लंदन आके तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि काजी साहब पाकिस्तान में नहीं रह सकते, तो फजल रहमान अगर पीटीआई से हटे हो तो उनकी मकबूलियत का क्या बनेगा और फिर उनके लिए क्या सूरत हाल बनती है। काजी साहब से लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर के बिल्कुल करीब इनका घर है, जिसके बारे में जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल भी उठाया गया, तो यकीनन उन्हीं में से किसी एक प्रॉपर्टी में आकर रहेंगे। अच्छा सर, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एज वी स्पीक ये हुई है। महमूद खान अचकजई का जवाब आ गया। उन्होंने कहा जी कि अगर हुकूमत कोई बात करना चाहती है वेलकम, और उन्होंने एक इंकशाफ ये भी किया है कि मोहम्मद असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई पार्लियामेंट के अंदर, और अगर किसी ने कोई बात करना होती तो ये मुज़ाकरात कब के शुरू हो चुके होते। सियासतदान इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाती हैं। पहली दफा हुआ कि आइन के लिए सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये मुझे ना ऐसा लगता है कि ये तमाम बातें जो की जा रही हैं, ये आप इसके ऊपर कोई फलसफा तो लिख सकते हैं, कोई आप मजमून तो पाकिस्तान के हालात के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन सर फॉर्म 47 आप अगर पतन की रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो तो ये बता रहे हैं कि झुल्लू का भी कोई बहुत बड़ा कोई साइक्लोन आया था जिसे इन्होंने फेरा है, और गुजरांवाला की जो हालिया सीट है जो वापस हुई है, वहां पर तो हालात ही अजीबोगरीब हो गए कि 2000 3000, ये भी क्वेश्चनेबल बात है कि आप रिकाउंटिंग में वोट्स को किस तरह से रद्द कर सकते हैं। यहां पर तो सर जो मुस्तरद वोटों की तादाद है वो 20-25 हजार से ऊपर निकल गई है। तो ये तो इलेक्शन इसे डाउटफुल है, ये तो कब्जा किया गया है पाकिस्तान में। मुझसे 2 दिन पहले किसी गोरे ने पूछा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, डेमोक्रेसी कैसे चली है, मैं कहा जी वहां कब्जा हो गया है, तो वो हंस रहा था। तो सर कब्जा ही हो गया ना, मतलब 18 जमातों वालों को आपने मुल्क के बड़े बड़े फैसले करने के लिए दे दिए। एक और बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट पता क्या हुई है पाकिस्तान के अंदर सर, ये जो था ना कि हम खर्चे कम करेंगे, खर्चे कम करते करते इन्होंने ये किया है। एक तो डॉक्टर कैसर बंगाली जो हैं उन्होंने हुकूमत की कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में काफी उठते बैठते हैं, एंड आपको जरा ज्यादा इस हवाले से पता होगा। वो ये कहते हैं कि आपने टारगेट करना था बड़े अफसरान को, बड़ी मोटी तनख्वाहों वालों को, लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अंदर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया है, और जो दावे थे वैसे हम काम नहीं कर सके। तो सर महंगाई आपका 7-8 अरब जो है वो रोल ओवर नहीं हो रहा, हुकूमत के पास क्या हल है? आपको लगता है ये कि इन्हें नजर आ गया है कि ये ड्रामा जो स्टेज किया गया था 8 फरवरी को, इसका बहुत जल्दी आखिरी शो हम देखेंगे, और इस आखिरी शो से पहले पहले हम अपने मोर्चे सेट कर लें, आवाम के पास जाना पड़ गया या ताकतों से पिंडी में बैठे लड़ना पड़ गया, तो फिर हमारे पास कुछ तो हो बात करने का, और जमहूरी रास्ते यही है कि मोर्चे खोल दिए जाएं। अब मालूम नहीं कि इनको पिंडी से क्या सिग्नल मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे वाशिंगटन से क्या सिग्नल मिल रहे हैं, क्योंकि वाशिंगटन में जो कुछ हो रहा है उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे होता है। और जिस तरह आईएमएफ वाले आजकल काफ़ी हमदर्दाना गौर कर रहे हैं पाकिस्तान की दरख्वास्तों पे, एक उन्होंने भी स्मोक स्क्रीन खड़ी की हुई है कि आपको 8-9 अरब डॉलर जब तक नहीं मिलेंगे हम नया पैकेज साइन नहीं करेंगे। लेकिन आपको मालूम है जब तक किसी भी मुल्क को वाशिंगटन की यानी अमरीकी हुकूमत की आशीर्वाद हासिल होती है, उस वक्त तक उनको फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरी बात जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की है, इनके जो टारगेट्स थे, इनके वादे थे, अगर वाकई ये संजीदा होते तो फिर तो ये मुफ्त सोलर पैनल की फरहमी अमलन मुफ्त है, क्योंकि ये कर्जे किसी ने वापस नहीं करने। ये प्रोजेक्ट ना करते, अभी एक और खुसूसी फोर्स बनाई जा रही है जो हमारे मुख्तलिफ मंसूबों के पे अमल दरामद की सूरत हाल को देखेगी। बल्कि 1-2 अखबारों में उस पर एडिटोरियल भी आए कि एक तरफ आप वादे कर रहे हैं आईएमएफ से कि हम यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन के ऊपर 18,000 मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर रहे हैं, इस तरह दूसरे सरकारी इदारे जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसको भी बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये नए इदारे खड़े कर रहे हैं, और नए इदारे आपको मालूम है कि हर दौर में ब्यूरोक्रेट आते हैं, वज़ीर आज़म को लगा देते हैं। जैसे इमरान खान को भी उस वक्त जो आज़म खान ने और उनके कुछ साथियों ने इस पर राह पे लगा दिया था, मिसाल के तौर पर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनवा दी। इस तरह के और बहुत सारे काम थे, चूँकि उनका मज़हब की तरफ रुझान था तो उन्होंने
इस किस्म के इदारे खड़े करने शुरू कर दिए। हालांकि ख़ुद इमरान खान को भी सोचना चाहिए था कि मज़हब से अकीदत, मज़हब से लगाव, किसी को जी। उस पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस तरह आप सरकारी तौर पे इदारे खड़े कर दें, उसका मतलब ये होता है कि आपने अगले 20, 25, 30 साल के लिए लोगों की मुलाजमतें यकीनी बना दी, उनकी फिर पेंशनें भी हैं। सर ये पहले ही सर ये जो पेंशन पाकिस्तान में के कर्जों की रकम से हम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सर क्या किया, पीआईए का बेड़ा गर्क करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। एक कैरियर जो आपका स्टेट क्राफ्ट है, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो पर 50 से 60 लोगों का होता है। हमारे यहाँ सर 250 पर जहाज जो है वो बंदे उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये थैंक्स टू पीपल्स पार्टी और पीआईए आज कहाँ पर खड़ी है। हमारे लिए इतनी सहूलत थी कि हम लंदन से बैठते थे लाहौर, हमने 8 घंटे में हमारी ट्रैवलिंग हो जाया करती थी। इतना टाइम जितना माजी में लाहौर से भावलपुर जाने में गाड़ी पे लगता था 7-8 घंटे, या उससे आगे आप राजनपुर चले जाएं, इतना टाइम आपको लंदन से लाहौर जाने में। और ये पीआई का डायरेक्ट फ्लाइट खत्म होने से और ऑपरेशन खत्म होने से बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। अच्छा सर, ये जो जजों वाला, क्योंकि आपने पहले बात शुरू कर दी थी, मैं इस पे अलग से आपसे बात करना चाह रहा था। हाई कोर्ट्स के अंदर 40 स्ट्रेंथ है जिसको ये फिल करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्टर्स डेली बेसिस पे उन राहदारियों से गुजरते हैं जहां पर साजिशें हो रही हैं, जहां पर गठजोड़ जो है वो हमें नजर आ रहा है, वो खबरें ये दे रहे हैं कि जस्टिस मंसूर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और जस्टिस मंसूर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत कम लोगों को पता है, ये तो मखसूस नशिस्तों के केस और इससे पहले इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, रिमार्क्स दिए, फैसले दिए, तो ये जरा लाइमलाइट में आ गए। पॉपुलर फैसले आप करते हैं ना, तो फिर आप इमरान खान की उसी लाइन लेंथ पे खड़े हो जाते हैं, तो ये वजह बनी। लेकिन सर इनके राब्ते हैं नून लीग से, बहुत सारे वुजरा इनके बड़ी, और इनके बारे में तो ये कहा जाता रहा कि ये नून लीग के बहुत करीब है, और अगर जस्टिस मंसूर आ गए तो ये तो नून लीग के घर का एक बंदा है जो आ जाएगा। लेकिन एकदम से अब उन्हें पैगामात जो है उन्हीं चैनल्स के जरिए पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं। फैसला ये किया गया कि एज को हिट करें और बाकी मामलात को भी हम देखें। आपको लगता है कि जाते जाते ये अगले जो 55 दिन है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, काजी साहब जो हैं वो 25 या 26 तारीख को वो चले जाएंगे, तो इसके दौरान कुछ ऐसा कर जाएंगे कि हुकूमत को ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, तरामीम वाला मामला भी टल जाएगा, और फिर काजी साहब जो हैं वो चले जाएंगे, और फिर लंदन यात्रा करने वालों को भी जरा सुख का सांस आएगा, और वो फिर तसल्ली से अपनी हॉलीडेज जो यहाँ पे जो एंजॉय करेंगे। देखिए, इस वक्त तो बड़ा मुश्किल मालूम हो रहा है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जजों की अक्सरियत इस वक्त मुत्तहिद है। उन्होंने भी देख लिया है कि जिस तरह जनरल हेडक्वार्टर में तमाम कोर कमांडर्स इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे रह के उन्होंने पाकिस्तान पे बिल वास्ता या बराह रास्त काफ़ी अरसा हुक्मरानी की है, तो शायद जजों को भी इस मामले का एहसास है कि अगर वो इकट्ठे रह गए तो फिर ही वो एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे अपनी बात मनवा सकेंगे। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम मोड़ है, और वो इसलिए कि तारीख में पहली मरतबा जजों की इतनी बड़ी तादाद, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं चाहे हाई कोर्ट के हैं, वो एक उसूली मौक़िफ़ के लिए खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना आसान अब नहीं रहा है इस्टेब्लिशमेंट के लिए हर मामले को, हर बात को अपने हक में मोड़ने का। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारी आज की निशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए।